गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी थर्ड ईयर। जैसा कि आप जानते हैं आज का लेक्चर ऑफेंस पर होना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफेंस क्या है, क्योंकि इसके पहले जो स्लाइड्स अगर आपको ध्यान हो तो उसमें मैंने ये स्लाइड्स आपको दिखाए थे और ये कहा था कि ये 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इसमें अब जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है ऑफेंस, ठीक है। तो अब मैं ऑफेंस पे चलता हूं कि ऑफेंस एक्चुअली में है क्या। सीआरपीसी का जो सेक्शन 2N है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी, उसके 2N में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स and include any act in respect of which is complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1971। तो सीआरपीसी में ऑफेंस का मतलब यह है कोई एक्ट या ओमिशन। एक्ट या ओमिशन क्या है इसको मुझे अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आईपीसी में आपने बहुत अच्छे से एक्ट और ओमिशन दोनों को पढ़ रखा है। इसके आगे लिखा है मेड पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। तो देयर शुड बी एनी लॉ। अगर आप किसी भी काम के लिए पनिश करना चाहते हैं, तो किसी भी एक्ट या ओमिशन के लिए अगर आप पनिश करना चाहते हैं तो वो पनिशेबल बाय लॉ होना चाहिए, यानी देयर शुड बी लॉ होना चाहिए। अगर कोई विधि कोई कानून नहीं है जिसके अंदर किसी एक्ट या ओमिशन को पनिशेबल बनाया गया तो आप उसके लिए दंड नहीं दे सकते। तो सीआरपीसी ये कहता है कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जो विधि के द्वारा पनिशेबल हो, दंडनीय हो। और कैसा विधि? फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी जब वो काम किया जाए, जैसा वो एक्ट या ओमिशन जब किया जाए उस समय जो भी विधि प्रवर्तनशील है या इन फोर्स है, उसके अंतर्गत वो कार्य या ओमिशन दंडनीय बनाया गया हो, तो ऐसे कार्य या ओमिशन को ही हम ऑफेंस कहेंगे। इसके अलावा आगे और लिखा है कि इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट, या कोई और भी एक्ट अगर है जिसके अंतर्गत की कोई कंप्लेंट फाइल की जाती है और उसमें प्रोविजन है, या फिर कैटल एक्ट, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का सेक्शन 20 वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये सब जितने भी कार्य हैं जिसमें कि तत्कालीन प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत उसको दंडनीय बनाया गया, ऐसा एक्ट या ओमिशन ऑफेंस के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब यह है कि इस ऑफेंस में 2 कंटेंट है, यानी जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके वो 2 हैं। एन एक्ट और ओमिशन होना चाहिए पहली बात, और मेड पनिशेबल बाय लॉ होना चाहिए। सेकंड, द लॉ मस्ट बी इन फोर्स इन द टेरिटरी। तो इसका अर्थ क्या है ये मैंने पहले वाली स्लाइड में ही क्लियर कर दिया है कि एक्ट और ओमिशन होना चाहिए और वो विधि के द्वारा दंडनीय होना चाहिए, और ऐसा विधि जब वो एक्ट या ओमिशन किया जाता है उस समय वो लागू भी होना चाहिए। The act or omission made punishable must be punishable in a court of law under any law for the time being in force in the territory of India। यानी जो एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बनाया गया है वो दंड किसके द्वारा दिया जाएगा? तो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, यानी जो न्यायालय है वही दंड देगा। पुलिस को या प्रशासनिक अधिकारियों को दंड देने का अधिकार नहीं है। इसीलिए सीआरपीसी पढ़ाने से पहले सबसे पहले पुलिस और कोर्ट को हमने पढ़ाया कि पुलिस के क्या पावर है और कोर्ट के कॉम्पोजिशंस क्या हैं और कोर्ट के पावर्स क्या हैं, ठीक है। तो जिस दंड के लिए जितना, जिस एक्ट या ओमिशन के लिए जितना पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट जिस कोर्ट को जितना पावर है उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें दी जाएंगी। तो कोर्ट ऑफ लॉ का होना बहुत जरूरी है। बट द वर्ड ऑफेंस not extend to the act or omission committed out of India because of section 4 of the Indian Penal Act। ये कह रहा है कि but the word offense not extends to the act or omission committed out of India because of section 4 of the Indian Penal Act। अब Indian Penal Act आप पढ़ चुके हैं, उसके सेक्शन 4 को आप देखें और उसके बाद इसका अर्थ न समझ में आए तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार इसमें सीआरपीसी का आईपीसी का कई बार जिक्र आएगा और आईपीसी में चला जाऊंगा तो फिर यह लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा।
तो इसलिए इसको, इस पार्ट को आपके इंटरप्रिटेशन पे छोड़ देते हैं। Section 39 of Code of Criminal Procedure contains the list of the offence punishable under Indian Penal Code। जो CRPC का सेक्शन 39 है उसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है जो कि इंडियन पिनल कोड के द्वारा पनिशबल बताया गया है। ये सेक्शन 39 इससे जस्ट पहले वाला जब मैंने पार्ट बताया था आपको कि जनता यानी पब्लिक कब मजिस्ट्रेट की हेल्प करेगी या देने के लिए बाध्य है, उसमें मैंने सेक्शन 39 आपको पढ़ाया था। तो सेक्शन 39 और सेक्शन 36 से लेकर और 40 तक के पूरे प्रोविजन तब आपको पढ़ाए थे। तो वहां पर सेक्शन 39 में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी सी लिस्ट दी हुई है जिसमें कि ये सारी चीजें हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं एक बार कोशिश करता हूं कि आपको वो सेक्शंस दिखा दूं। ये काफी पुरानी स्लाइड्स इसमें ढूंढनी पड़ेगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे ये काफी पीछे जाना पड़ेगा। ये सेक्शन 40 है और इससे पहले ये सेक्शन 39 के पार्ट है। तो ये मैं आपको, ये सेक्शन 39 कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा किया जाना, तो ये पूरा जो पार्ट है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जितने भी सेक्शंस लिखे गए हैं आप पुराना वीडियो उठा के देख लेंगे, तो वो सारे जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को आईपीसी में अपराध घोषित किया गया है। तो इस तरह से उसका रेफरेंस दिया गया है कि कौन कौन से पनिशबल है। तो आईपीसी सेक्शन 39 ऑफ द सीआरपीसी में जो लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये पनिशबल है। As per definition of offence, it includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act। तो जो सेक्शन 2N है जिसमें ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है उसमें यह भी कहा गया है कि कैटल ट्रेस्पास एक्ट 1871 के सेक्शन 20 के अंतर्गत कोई कंप्लेंट दाखिल किया जाता है तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। हालांकि उसके बाद से अभी बहुत सारे एक्ट बन गए हैं जिसमें अलग अलग एक्ट को या ओमिशन को ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो मोटी बात कुल मिलाकर इतना है कि एक तो विधि प्रवर्तित होना चाहिए, उस विधि के अंतर्गत किसी एक्ट या ओमिशन को पनिशबल बताया जाना चाहिए, और ऐसा एक्ट और ओमिशन जिसको पनिशबल बताया गया है वो ऑफेंस की कैटेगरी में माना जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑफेंस के ये 3 क्राइटेरिया है। Hence, a magistrate who is generally empowered under the Code of Criminal Procedure Code to receive complaint of offence is competent to receive complaints under Section 20 of the Cattle Trespass Act। ये ट्रेस्पास एक्ट के बारे में बात है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जो सक्षम है कंप्लेंट रिसीव करने के लिए वो ट्रेस्पास एक्ट के अंतर्गत भी कंप्लेंट रिसीव कर सकता है, और अगर ऐसा कोई कंप्लेंट दर्ज किया गया तो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। द टर्म ऑफेंस इंक्लूड a contempt of court being an act punishable under the contempt of court। जो बात पीछे चल रही थी कि कंटेम्प्ट में सीआरपीसी में 2 चीजों की चर्चा है, उसके अलावा कौन कौन से हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंतर्गत भी जो कार्य है वो ऑफेंस होता है एक तरह का। इसके अलावा बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे काम को ऑफेंस बताया है और कुछ काम को ऑफेंस नहीं भी बताया है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ब्रीच ऑफ a husband's duty to maintain his wife declared by magistrate's order or a disobedience of such order is an offense। यानी किसी हस्बैंड के द्वारा अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है उसको पालना करने के लिए अपनी वाइफ के प्रति और उसकी पालना नहीं की जाती है तो वो भी एक ऑफेंस है। रिसेंटली आपने देखा होगा ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, तो उसमें कुछ अगर महिला शिकायत करती है तो कोर्ट के द्वारा आदेश दिए जाते हैं और अगर उस आदेश की पालना नहीं की गई तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से फेलियर टू प्रिपेयर एंड रिटेन काउंटर फॉइल्स ऑफ रेंट रिसीप्ट एज स्पेसिफाइड इन टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट में अगर आप जो रिसीट्स हैं उसको सही ढंग से संभाल के नहीं रखते हैं तो ऐसा कार्य भी ऑफेंस कैटेगरी में आता है। ये कोर्ट के डिसीजन है। ओमिशन टू स्टाम्प
a share warrant under section 35 of the Indian Companies Act 1913। तो ओमिशन टू स्टाम्प अ शेयर वारंट, अगर कोई शेयर वारंट है तो उस पर स्टाम्प लगाना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये इंडियन कंपनीज एक्ट, ये एक्चुअली 2013 है, क्योंकि कंपनी एक्ट जो है 1956 का पहले था और बाद में इसको चेंज कर दिया गया, 2013 हो गया है, तो उसमें ऑफेंस है। ऑफेंस अंडर सेक्शन 10 ऑफ द मुसल्लम वक्फ एक्ट 1923, यानी मुसल्लम वक्फ एक्ट 1923 के सेक्शन 10 में भी ऑफेंस बनाया गया इस कार्य को। इलीगल सीजर ऑफ कैटल मेंशन्ड इन सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट, ये सेक्शन 20 भी ऑफेंस है अगर उसमें इलीगल सीजर किया जाता है किसी कैटल का। फाइन इम्पोज्ड बाय रेंट कंट्रोल इज एन ऑफेंस, अगर रेंट कंट्रोलर के द्वारा कोई इम्पोज किया गया फाइन और उसको नहीं चुकाया गया तो वो भी एक ऑफेंस है। तो इस तरह से अलग अलग समय में कोर्ट के पास अलग अलग मामले आए और उन मामलों को चेक करते समय, जजमेंट करते समय कोर्ट ने अलग अलग तरह के एक्ट जो विभिन्न कानूनों के अंतर्गत हैं उसको ऑफेंस की कैटेगरी में रखा है। इसी तरह से कुछ और भी एक्ट हैं जिसको कि कोर्ट ने ऑफेंस नहीं माना है, ठीक है। तो इसको मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं, इसको आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं ये मेन जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कितने तरह का है। तो मोटे तौर पर ऑफेंस जो है वो 4 तरह के पाए जाते हैं। एक कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा वेलेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस, तीसरा कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये 3 तरह के ऑफेंस हैं। अब इस तीनों ऑफेंस के क्या अलग अलग मीनिंग है इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। As per section 2C of the Code of Criminal Procedure 1973, a cognizable offence means an offence for which a police officer may, in accordance with the first schedule of the code or under any other law, arrest without warrant. तो ये जो वर्ड है विदाउट वारंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी जो सीआरपीसी में शेड्यूल 1 दिया है उस शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी दे रखी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आईपीसी में जितने भी अपराध बताए गए हैं उन सभी अपराधों के आधार पर एक शेड्यूल 1 बनाया गया सीआरपीसी में, जिसमें यह बताया गया है कि कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा गैर जमानती है, साथ ही उस अपराध में उसके लिए कितनी सजा मिलेगी, उसका ट्रायल किस मजिस्ट्रेट के द्वारा या किस जज के द्वारा किया जाएगा, किस कैटेगरी यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह वगैरह। तो इस तरह से शेड्यूल 1 को अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपके क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मोटे तौर पर यह कहा गया कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसका मतलब पुलिस विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये गंभीर अपराध है। कॉग्निजेबल मतलब गंभीर अपराध, ठीक है। और इसी तरह से जिन मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती उसको नॉन कॉग्निजेबल कहा जाता है। तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हैज नॉट गिवन एनी गाइडलाइंस टू पर्टिकुलर ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, यानी सीआरपीसी में ऐसा कोई क्राइटेरिया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं बताया गया है जो ये बताता हो कि ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये नॉन कॉग्निजेबल है, एक्सेप्ट शेड्यूल 1 ऑफ द सीआरपीसी। However, the code contains the schedule which refers to all the offense under Indian Penal Code and put them into cognizable and non-cognizable category. तो ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप मोटे तौर पर ये समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, तो पुलिस जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल क्या है, तो जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है गिरफ्तार करने के लिए। तो पुलिस बिना वारंट के किसमें गिरफ्तार करती है, गंभीर मामलों के अपराध में। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस गंभीर मामले हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सामान्य मामले हैं। जब एफआईआर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी सेक्शन 154 एंड 155 ये 2 सेक्शंस हैं। अगर आपके पास सीआरपीसी का बेयर एक्ट है तो आज ही आप सेक्शन 154 और 155 पे एक नजर मार लीजिए, तो उसके बाद आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के डिफरेंसेस समझ में
आ जाएंगे। ऑल, वही बातें जो मैंने कहा है उसको स्लाइड में डिटेल में लिखा हुआ है कि ऑल सीरियस ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड एज कॉग्निबल, द सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस लीड्स टू मैक्सिमम पनिशमेंट। अच्छा, जो सीरियस ऑफेंस और नॉन सीरियस ऑफेंस की हम कैटेगरी क्या डिसाइड करेंगे, कौन से सीरियस है कौन से नॉन सीरियस है। सामान्य तौर पर जनरली 3 साल या 3 साल से अधिक की जो सजा वाले अपराध हैं उसको हम कहते हैं सीरियस ऑफेंसेस, और जो 3 साल से कम के अपराध वाले सजा वाले अपराध हैं उनको हम कहते हैं नॉन सीरियस। यही बात सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। द ऑफेंस अंडर द लॉ अदर देन द इंडियन पिनल कोड which are punishable with imprisonment for 3 years or more have been shown in the first schedule on cognizable, and those punishable with less than 3 years of or with fine only have been shown as non-cognizable। तो शेड्यूल 1 में क्या क्राइटेरिया बनाया गया है कॉग्निबल नॉन कॉग्निबल का, जिसमें 3 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा है उसको तो कॉग्निबल बताया गया है, जिसमें 3 वर्ष से कम की और विद फाइन की सजा है उसको नॉन कॉग्निबल ऑफेंस बताया गया है। तो इस तरह से ये कॉग्निबल एंड नॉन कॉग्निबल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कैटेगरी है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अपराध कॉग्निबल है वो यहाँ पर नॉन बेलेबल होता है, और जो नॉन कॉग्निबल है वो बेलेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गंभीर अपराध जो होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, और जो सामान्य अपराध है वो बेलेबल होते हैं। अब इसका डिफरेंस देखते हैं क्या है। सेक्शन 2A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स दैट बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और व्हिच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसमें कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दिया गया है, इसमें भी फर्स्ट शेड्यूल के आधार पर ही बताया गया कि फर्स्ट शेड्यूल में जो अपराध बेलेबल बताए गए वो तो बेलेबल है, और जो नॉन बेलेबल बताए गए वो नॉन बेलेबल है। तो क्वेश्चन वहीं पर फिर घूम के आता है कि आखिर बेलेबल और नॉन बेलेबल है क्या। तो जिन मामलों में 3 वर्ष से कम की सजा है वो तो बेलेबल है, और जिनमें 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा है वो नॉन बेलेबल है। बेलेबल मामले में वारंट एज ए राइट क्लेम किया जा सकता है, नॉन बेलेबल में एज ए राइट क्लेम नहीं किया जा सकता है, वहां पर कोर्ट की मर्जी है वो बेल दे या न दे। The code of criminal procedure has not given any criteria or determine whether any particular offense is bailable or non-bailable। इसको मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई क्राइटेरिया जैसे कॉग्निबल और नॉन कॉग्निबल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसी तरह से बेलेबल और नॉन बेलेबल का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए भी आपको शेड्यूल फर्स्ट ही देखना पड़ेगा। तो बेलेबल and non-bailable are shown in the first schedule of the Code of Criminal Procedure Code. According to the first schedule, offense under law other than the Indian Penal Code, which are punishable with imprisonment for 3 years or more, have been considered as non-bailable offences, and other which are punishable with less than 3-year imprisonment or with fine only are considered as bailable offense। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 वर्ष या उससे अधिक की अगर सजा है तो वो नॉन बेलेबल होंगे, और 3 वर्ष से कम की सजा है तो वो बेलेबल होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है तीसरा कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। इसको कहते हैं समनीय और गैर समनीय। तो यहाँ भी वो है जो कॉग्निबल है वही नॉन बेलेबल है और वही नॉन कंपाउंडेबल है। शमनीय का मतलब होता है कि दो पक्षकारों, यानी जो एक शिकायत करने वाला पक्षकार है और दूसरा पक्षकार जिसको की इंजरी हुई है या जो पीड़ित पक्षकार है, तो जब दोनों पक्षकार सहमत हो तो उन मामलों को वापस लिया जा सकता है। इसको तो कहते हैं शमन करना, यानी वो कंपाउंड किया जा सकता है, यानी केस वापस लिया जा सकता है। लेकिन सीआरपीसी सारे मामलों को वापस लेने की इजाजत नहीं देता। तो किस मामलों को इजाजत देगा और किसको नहीं, या ये कह सकते हैं कि किस मामले को हम कंपाउंडेबल कहेंगे और किसको नॉन कंपाउंडेबल कहेंगे, इसके बारे में सीआरपीसी में कोई डेफिनेशन या कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंस, द कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस denotes that
द डिस्प्यूट between two parties has been settled or adjusted by agreement, the person against whom the offence has been committed, having received some consideration or gratification, not to prosecute the accused. यानी एक व्यक्ति ने दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत लिखा दी, तो अगर उन दिनों के बीच शिकायत लिखाने के बाद, एफआईआर दर्ज करने के बाद, या पुलिस को शिकायत या कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को देने के बाद समझौता हो जाता है और पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ अनुग्रह राशि दे देता है, तो वहां पर वो दोनों सहमत हो जाते हैं और जिसने शिकायत लिखाई है वो कहता है कि साहब हम मुकदमा चलाना नहीं चाहते हैं, तो हम अपने मामले को वापस लेंगे या लेना चाहते हैं, और ऐसे कंडीशन में ये मामला समाप्त हो सकता है। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। सेक्शन 320 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस punishable under different sections of the Indian Penal Code, which may be compounded by the person mentioned in the table. तो इसके लिए आपको कौन से कंपाउंड किया जा सकते हैं, इसके लिए आपको सीआरपीसी की सेक्शन 320 देखना होगा। 320 में क्लियर कट प्रोविजन बताए गए हैं कि कौन से केसेस हैं जिसको कि कंपाउंड किया जा सकता है, और जो इस लिस्ट में नहीं है उसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। तो ये लेक्चर जो है थोड़ा 20 मिनट से भी ऊपर हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बाकी की चीजें और इसके डिफरेंसेस वगैरह देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।